हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पीके प्रजापति 444। आज मेरे पास ओरिजिनल पेपर नहीं आया है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। ओरिजिनल पेपर आएगा तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए आज देखिए, हम लोग सामाजिक विज्ञान का सभी चैप्टर वाइज चैप्टर रिवाइज कराने जा रहे हैं। आप लोग रिवाइज करते रहिए और हो सकता है यहीं से अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला चैप्टर है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, वह राज्य जहाँ की राजधानिकता सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता है, सत्ता से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र राज्य, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों को साकार किया, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फेडिक्स सारियू, ठीक है। ये देखते हैं चार का क्वेश्चन, अर्नस्ट रेनिन कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी दार्शनिक, ठीक है। चलिए देखते 5 का, निम्न में से किस मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन, निम्न में से किन देशों से मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो देखते हैं 7 का क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। चलिए देखते हैं 8 का, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को। चलिए देखते हैं 9 क्वेश्चन, 19वीं सदी के मध्य इटली के कितने राज्यों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 का, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलूत, ठीक है। चलिए देखते हैं 11 का क्वेश्चन, कस्तूनतुनतिया की संधि कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1832। 12 का, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनिया, ठीक है। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड, ठीक है। चलिए देखते 14 का, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्सा के चांसलर थे। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समान संस्कृति, दूसरा समान इतिहास, तीसरा भाषा और लोक परंपरा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। 17 का देखिए, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारीवाद, ठीक है। देखते हैं
18 का। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। इसका देखते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए देखते हैं 20 का। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो। ठीक है, देखते हैं किसका। अंग इटली और अंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेजिनी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 का क्वेश्चन। वियना संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1815। ठीक है, चलिए देखते हैं 23 का क्वेश्चन। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटरनिक का। ठीक है, देखते हैं 24 क्वेश्चन। काबुल को राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। ये 25 का। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्कन क्षेत्र। ये 26 का। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान। ठीक है, चलिए देखते हैं 27 का। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871। ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861। ये 29 का देखिए, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन ने। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, देखिए 31 का क्वेश्चन। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। ठीक है, शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सा। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871 में। 34 का क्वेश्चन देखिए, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेत्सनी। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करती है। दूसरा देखिए, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक आंसर, ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए इस इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 का। फ्रेडरिक सारियू कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए,
फ्रेडरिक सैरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 पत्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। 5 का क्वेश्चन, राष्ट्र क्या है? देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक ऑस्ट्रेनियन के अनुसार राष्ट्र समान निचले धर्म क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र की एक बड़ी और व्यापक एकता होता है जिसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन। जनमत संग्रह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 का क्वेश्चन, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा उदारवाद शब्द लैतिन भाषा के मूल लिबर से आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो उसकी सहमति पर बने हो। उदारवाद निरंकुशवाद शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की संपत्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार पर पक्षधर था। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 का क्वेश्चन, 1815 की वियना संधि को क्या उद्देश्य थे? 1815 की वियना संधि के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। दूसरा, बुर्बोन वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना। तीसरा, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। चलिए देखते हैं 10 का क्वेश्चन। देखिए क्या है, जॉल वेराइन क्या है? तो इसका आंसर देखिए होगा जॉल वेराइन पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारिक शुल्क संघ था जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। जॉल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए 11 का क्वेश्चन देखिए, मैज़नी कौन था? मैज़नी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था तथा 1831 में उसने अंग इटली और अंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या था? इसका उत्तर होगा मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर
प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। जो 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बांटा हुआ था, जिसके एकीकृत करना एक बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वास्थ्यवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या प्रशा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 का वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका उत्तर सन 1815 में रूस, ब्रिटेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया जिससे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। तब इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन। रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। देखते हैं 16 क्वेश्चन। निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा एक साझा नस्ली, जनजातीय या संस्कृति उद्गम अवस्था पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे निर्जातीय कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था जिसका नेतृत्व में फ्रांस ने अपनी विजय प्राप्त की। बाद में उसे 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। देखते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला देखिए 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा सन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा, समाजवाद का प्रसार। तीसरा, लघु फिलिप की नीति। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या लिखा है। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुईस फिलिप की नीति और जनता में उनके प्रति असंतोष था। वह जनता की तकलीफ समस्याओं की सुलझाने में असमर्थ था। लुई फिलिप के निरंकुशवाद से वहाँ मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उदारवादी मध्य वर्ग के लोगों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। ठीक है, देखिए दूसरा,
इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर होगा, देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, जिसके दो सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रशा थे। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि प्रशा जर्मनी को अपना करना चाहता था, क्योंकि जर्मनी की अधिकतर जनता प्रशा के अधीन होना चाहती थी, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी एक एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्र की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्ग या परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधन की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्य में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम से परिधि से बाहर कर उसे राजनीति और वास्तविक रूप देखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। 4 का क्वेश्चन। गैरिबाल्डी के कार्यों की पहचान करें। गैरिबाल्डी इटली के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक था। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पिडमॉन्ट के गणतंत्र विरोध में उसने भाग लिया। गैरिबाल्डी मैज़िनी के विचारों का समर्थक था तथा इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती के नाम से एक सेना का गठन भी किया। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली की तरफ हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। ये टिप्पणी लिखना है। पहला, कन्मजुसिपे मैज़िनी पर
जुसेप्पे मेज़्ज़नी इटली का महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य भी था। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला मार्सेई में अंग इटली और दूसरा बर्न में अंग यूरोप, जिसके सदस्य समान विचारों को रखने वाले युवा थे। मेज़्ज़नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। वह इटली के प्रदेशों को एकीकृत कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। वह राजतंत्र का घोर विरोध करता था, इसलिए मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। नंबर में देखिए काउंट कैमिलो द काबूर। तो काउंट कैमिलो द काबूर इटली के सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। वह न तो क्रांतिकारी था, न ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। वह इतालवी की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अधिक बेहतर ढंग से बोलता था। फ्रांस से उसके गहरे कूटनीतिक संबंध थे, जिसकी सहायता से 1859 में उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। इस प्रकार काबूर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1861 में इटली का एकीकरण हुआ और सार्डिनिया के शासक विक्टर एमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध 15वीं सदी से यूनान ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रीयवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अन्य लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरल ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। देखिए नया क्वेश्चन आया है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। राष्ट्रवादी संघर्षों में सारी दुनिया में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्र संघर्ष में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंतर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए।
अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों को प्रशासनों में शिरकत की। ठीक है। परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उत्तराखंडियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रदर्शन हुआ। एक सदस्य की टिप्पणी लिखें। टिप्पणी है, टिप्पणी को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 2 पहुंचते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915। ठीक है। दूसरा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिसंबर 1920 नागपुरी अधिवेशन। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 3। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885। चलिए देखते हैं 4 का। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। 6th क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। देखिए 7 का, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फर्जी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ठीक है। देखते हैं 8 का क्वेश्चन, असम में बागान से श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ 9 का क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बारदौली आंदोलन। इसका क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने। ये देखते हैं 11 क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संगठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916, ऑप्शन ये। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 तुर्की। ठीक है, चलिए देखते हैं 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बादशाह
बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान। ये देखते हैं 15 का क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले गोखले गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए देखते हैं 16 का क्वेश्चन। चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। देखते हैं 17 का क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटर समिति। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 क्वेश्चन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा से। ठीक है, ऑप्शन सी। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। चलिए देखते 20 का क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931। ऑप्शन बी। ये देखते हैं 21 का क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अप्रैल 1930। 22 का देखिए, दलिया के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की संरचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 24 का देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलिए 25 का देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 लंदन। ठीक है, 26 का क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, 27 का क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत बगाने में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसका 28 का, भारत के लिए डिमोनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान इस वायसराय ने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। 29 का देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए 30 का क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। चलिए देखते हैं 31 का, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पिकेटिंग क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान,
फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिए दूसरा का क्वेश्चन, बहिष्कार शब्द का क्या तात्पर्य है। देखिए इसका आंसर दिया है। उत्तर, आमतौर पर वह विरोध का एक रूप होता है। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था। तो इसका उत्तर होगा, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। देखते हैं 4 का क्वेश्चन, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था। तो इसका उत्तर होगा, दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ के किसान नील की खेती का विरोध कर रहे थे। ठीक है, देखते हैं 5 का क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो इसका उत्तर होगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने की, जब उन्हें पता चला कि ऑटोमान तुर्की की हर एक बात ऑटोमन सम्राट पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी, तब उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 1919 में मुंबई की खिलाफत समिति का गठन कर आंदोलन की शुरुआत की। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया। इसका उत्तर देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चला पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। देखते हैं 7th क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो इसका उत्तर होगा, देखिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग का भारत का संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर देखिए, उत्तर, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों को होली जुलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारी
बहुत सारी स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों के व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 का क्वेश्चन क्या है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 का क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का गठन इस उद्देश्य से किया गया था। स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य प्रांतीय विधायिका में प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाकर स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयास करना। ठीक है, चलिए 11 का क्वेश्चन देखिए। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू जिसने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी किसानों के बीच आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्होंने जंगलों में लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए 1920 के दशक में एक अग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया। ठीक है, चलिए देखिए 12 का क्वेश्चन। लोग का एकजुट करने के में तिरंगे झंडे का क्या भूमिका था? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी नेता लोग को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी तिरंगा सफेद हरा और लाल जिसके माध्यम से चरखा था तैयार कर लिया था, जिसने लोगों को भारत राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। देखते 13 क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों रुकिए, कहाँ थे यार, भूल गए। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, छोड़िए। 1927 में विश्व की पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। दूसरा देखिए, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। ये चले देखते तीसरा क्वेश्चन। कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। चौथा क्वेश्चन। सन 1800 के आसपास निर्यात से सूती कपड़े का प्रतिशत
कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन। निम्न में से कौन कौन देश मित्र राष्ट्र थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। 6 का क्वेश्चन। भारत ने केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। 7 का देखिए, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्क मार्ग। ये 8 का क्वेश्चन। वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टी मॉडल। टी मॉडल। इसलिए 9 क्वेश्चन देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50%। 19 का क्वेश्चन देखिए, सिल्क रूट का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया को यूरोप से उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को नेटवर्क। दक्षिणी अमेरिका में एल्डोराडो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोने का एक सूक्ष्म शहर। ठीक है, देखिए 21 का, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। देखते हैं 22 का क्वेश्चन। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1944। देखते हैं 23 क्वेश्चन। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे?